हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हुए हैं बंबई से। आज ईद के मौका है, व्यस्तताओं के बावजूद ईद उल जुहा का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता है। जो कुर्बानी का त्योहार है उसकी मुबारकबाद देता है, इसलिए देता है कि इस राज्य में भी पिछले 10 सालों से भी इन धर्मावलंबी जो मुस्लिम धर्मावलंबी है वे कुर्बानी देने का काम ही कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सलीम खान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, देश की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे सामने आए पहला केस तो अरुंधति राय और डॉक्टर शौकत हुसैन का 2010 का मामला है। 153 153 बी लगाया, 504 505 लगाया। अब जब उनको घेरने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो जो धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर इतने साल गुजर जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, वो लक्ष्य हो गया। लेकिन कार्रवाई तो करनी है, सरकार ने ठान लिया है। तो फिर इन्होंने ये किया कि यूएपीए लगाया, इसलिए कि यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। तो यूएपीए पहले नहीं था। जिस वक्त इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उस वक्त यूएपीए नहीं था, और आज भी अगर वो टाइम लैप्स नहीं हुआ होता तो यूएपीए नहीं लगता। और अरुंधति राय के ऊपर एक्शन लेना, यूएपीए लगाना, जबरदस्ती यूएपीए लगाना, ये इस छवि को और मजबूत करेगा और बदनामी बढ़ाएगा। ये जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं ना, तो ये विश्व गुरु के ऊपर जो है वो एक कलंक लगाएगा। और मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस वक्त ये मामला हो रहा था और दिल्ली के एलजी जो है इसको परमिशन दे रहे थे, उसी वक्त येदुरप्पा का मामला आया। येदुरप्पा की उम्र 81 साल, उनके ऊपर जो है एक 17 साल की लड़की के जो है वो शोषण का आरोप लगा। 18 साल से कम है, इसलिए जो है वो पॉस्को के तहत वो दर्ज किया गया। पॉस्को में ये प्रावधान है कि सीधा जिसके जो आरोपी होता है उसको जेल भेजा जाता है। कि कोर्ट में मामला गया येदुरप्पा का, तो कोर्ट कहता है कि येदुरप्पा को हम जमानत दे रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये भागेंगे नहीं। अरे भाई, ये तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, वो भागने वाले थे। आपने हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, वो भागने वाले थे। तो देखिए, अदालत का काम इंसाफ करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें और यहाँ के मुख्यमंत्री को जमानत दे दें, ये कह के कि साहब हम जो है वो ये कोई मामूली आदमी नहीं है। तो इस तरह से जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उन विषय पर बात करना चाहता हूं जो अभी श्रीमती भार्गव जिन पे बात कर रही थी। देखिए, 2 केस अभी हमारे सामने आए। पहला केस तो अरुंधति राय और डॉक्टर शौकत हुसैन का 2010 का मामला है। 153 153 बी लगाया, 504 505 लगाया। अब जब इसको अदालत में लाने की बात आई 2010 से लेके 2024, 14 साल हो गए। 10 साल मोदी जी के हो गए। अब जब उनको घेरने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो जो धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर इतने साल गुजर जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, वो लक्ष्य हो गया। लेकिन कार्रवाई तो करनी है, सरकार ने ठान लिया है। तो फिर इन्होंने ये किया कि यूएपीए लगाया, इसलिए कि यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। तो यूएपीए पहले नहीं था। जिस वक्त इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उस वक्त यूएपीए नहीं था, और आज भी अगर वो टाइम लैप्स नहीं हुआ होता तो यूएपीए नहीं लगता। यानी ये है कि हमने तय कर लिया है
कि आपको जो है वो हम परेशान करेंगे, आपको हम सजा देंगे, आपको हम जेल में डालेंगे। अब जिन धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा लगाया गया है, उन धाराओं के खिलाफ अगर हम आपको कैद नहीं कर सकते तो हम नई धारा लगाएंगे। यानी गुंडाई की कोई हद अगर है तो उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। अरुंधति राय कोई मामूली हमारे जैसी वो नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं है, वो दुनिया की जानी मानी लेखक है, सारी दुनिया जानती है। और वैसे ही जो है वो भारत की छवि इंटरनेशनल उसमें बहुत खराब हो चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप आ गई और अरुंधति राय के ऊपर एक्शन लेना, यूएपीए लगाना, जबरदस्ती यूएपीए लगाना, ये इस छवि को और मजबूत करेगा और बदनामी बढ़ाएगा। ये जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं ना, तो ये विश्व गुरु के ऊपर जो है वो एक कलंक लगाएगा। डॉक्टर शौकत हुसैन उनके साथ है, उन्होंने डॉक्टरेट किया एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वो पढ़ाते रहे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो मलेशिया में पढ़ाते रहे, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। इतने सालों तक वो लोगों को पढ़ाते रहे इनकी सरकार के दौरान। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की कि अचानक सरकार जागी और अब उनके ऊपर यूएपीए लगा रही है। तो ये जो अंधा राज है। और मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस वक्त ये मामला हो रहा था और दिल्ली के एलजी जो है इसको परमिशन दे रहे थे, उसी वक्त येदुरप्पा का मामला आया। येदुरप्पा की उम्र 81 साल, उनके ऊपर जो एक 17 साल की लड़की के जो है वो शोषण का आरोप लगा। 18 साल से कम है, इसलिए जो है वो पॉस्को के तहत वो दर्ज किया गया। पॉस्को में ये प्रावधान है कि सीधा जिसके जो आरोपी होता है उसको जेल भेजा जाता है। इसीलिए बृजभूषण ने ये किया था कि पॉस्को अपने ऊपर से हटवा दिया था। उन लोगों ने जो इल्जाम लगाया था उन पे दबाव डाल के ये कहा था कि जो है तुम अपना आरोप वापस लो। तो अब इन्होंने ये किया कि कोर्ट में मामला गया येदुरप्पा का, तो कोर्ट कहता है कि येदुरप्पा को हम जमानत दे रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये भागेंगे नहीं। अरे भाई, ये तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, वो भागने वाले थे। आपने हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, वो भागने वाले थे, जो अभी मुख्यमंत्री पद पे हैं। और येदुरप्पा जो आज से 5-6 साल पहले छोड़ चुके हैं, उनके बारे में कोर्ट कहता है कि ये जो है कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए हम पॉस्को का मुकदमा होने के बावजूद, पॉस्को के तहत आरोप होने के बावजूद हम जो है वो इनको जमानत देंगे। तो देखिए, अदालत का काम इंसाफ करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें और यहाँ के मुख्यमंत्री को जमानत दे दें, ये कह के कि साहब हम जो है वो ये कोई मामूली आदमी नहीं है। तो इस तरह से जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर के ताल्लुक से, कि आप ये देखिए कि कश्मीर में चुनाव तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और वहां पर 6 सीटें हैं, लद्दाख को मिला के 2 सीटें बीजेपी ने जीती जम्मू की, और 3 कश्मीर वादी की ये लोग हार गए और लद्दाख की भी ये लोग हार गए। अब इनके ऊपर दबाव है, कोर्ट में ये कह चुके हैं कि हम चुनाव कराने वाले हैं, तो इनको अब चुनाव कराना है। और आप समझ सकते हैं कि 4 और 2 का समीकरण है। अगर ये जम्मू में सारी सीटें जीत जाएं, जिसकी संभावना कम है, तब भी ये सरकार नहीं बना सकते। तो अचानक इस परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद शुरू हो गया, 3 दिन में 3 हमले हो गए। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो आतंकवाद अचानक जा गया, ये इतने दिन कहाँ था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई, वो लोगों से मिले, उस वक्त कोई आतंकवाद नहीं था। लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त कोई आतंकवाद नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्ण था। जब इनको ये लगा कि हमारी हालत खराब हो रही है, तो अचानक आतंकवाद शुरू हो गया, हर रोज हमले हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर जो है वो आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए
देश की सुरक्षा और देश की शांति को दांव पे लगाएंगे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो कि सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इससे जो है वो बुरी बात, इससे ज़्यादा देश के लिए जो है वो अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के बारे में आपने पूछा था तो एक जुमला मैं बता दूँ कि वहाँ पर अमोल कीर्तिकर जो है वो पहले 1 वोट से जीत गए थे। दोबारा गिनती हुई तो वो 48 वोट से हार गए और वो शिवसेना पहले ही अदालत में जा चुकी थी और शिवसेना ने ये आरोप लगाया था कि जो फुटेज उन्होंने मांगे वो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन ऑफिसर की, उसने देने से इनकार किया इसलिए वो अदालत में गई। अब पता चला कि वो रायकर के जो रिश्तेदार हैं चचाजाद भाई, वो मोबाइल लेके अंदर गए थे और ये खुद इलेक्शन चुनाव के जो अधिकारी है उसने ये बात कही। और अब ये बयान भी आ गया एक्स के जो वो है मास्क का कि मोबाइल से भी आप जो है उसको हैक कर सकते हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुए हैं ये दोबारा कोर्ट में जाएंगे और ये बहुत सीरियस किस्म के आरोप हैं। तो इसकी संभावना है कि ये चुनाव रद्द हो जाए और अगर ये चुनाव रद्द हो जाता है तो जो शिवसेना शिंदे का जो उम्मीदवार जीता है वो बुरी तरह से हार सकता है और डेफिनेटली हारेगा। तो ये अहम घटनाएं थी इस सप्ताह की। एक और बात, यूपी में जिस तरह से 54 लोगों की मौत हुई है गर्मी से, तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि इतनी गर्मी में लोग क्यों मजबूर हैं धूप में जाने के लिए और एक दिन में 54 लोगों का मौत के मुँह में चले जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चंद अहम खबरें थी इस सप्ताह की और आपको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो और बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई।